Hello everyone and a very warm welcome to another episode of Sunday Wellness by Policy Bazaar. Today on our show we have a very special guest joining us, Rajat Jain, who's a renowned dietitian and a gut expert, and we'll be discussing how seasonal changes can impact your gut health and what you can do to prevent that. Welcome to the show, Rajat. Thank you so much, Simran, for inviting me to this lovely podcast. So let's start. Rajat, I'll begin by asking you, seasonal change हमारे gut health को कैसे impact करता है? देखो, सीजनल चेंजेस के हिसाब से ना हमारा गट एक्चुअल में इम्पैक्ट करता है। अब वो कैसे करता है, ये बात तो आपने सुनी होगी कि हमारी एक बॉडी क्लॉक होती है। वो बॉडी क्लॉक बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करती है। नॉट ओनली एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट, डे टाइम और नाइट टाइम के हिसाब से भी काम करती है। बट अगर अभी हम मौसम की बात करें ना, तो ये समझना ज़रूरी है कि जब जब मौसम बदलता है ना, तो हमारी गट हेल्थ पर भी उसका असर आता ही आता है। अब चाहे गर्मी ले लो, सर्दी ले लो या बरसात का टाइम ले लो, इस टाइम पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी भी चेंज होती है। वो हमारे गट बैक्टीरिया और डाइजेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं गर्मी में। गर्मी में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, यानी आप पानी की कमी की वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करती है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही काम कर रही होती है। बट उसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से आपका डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, जो आपको एसिडिटी या फिर ब्लोटिंग इशू दे सकता है। अगर हम मानसून की बात करें, यानी बरसात के सीजन की बात करें, तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो भी थोड़ी सी लो रहती है, क्योंकि बाहर ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है। उस ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन ग्रो करते हैं, और वही बैक्टीरिया इन्फेक्शन हमें लूज मोशन दे सकते हैं, हमें ब्लोटिंग इश्यूज दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं विंटर सीजन की, यानी ठंड के मौसम में। अब ठंड के मौसम में क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली इंप्रूव रहता है, यानी बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री से काफ़ी कम रहता है। उस वजह से आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव्ड रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी गट हेल्थ भी काफ़ी बेटर रहती है। आप इसको ऐसे समझो कि आप गर्मी के टाइम पे आप इजीली कोई भी न्यूट्रिएंट रिच या कैलोरी डेंस फूड नहीं डाइजेस्ट कर पाते हो, आपको मोस्टली लिक्विड्स पसंद आते हैं। एंड वहीं आपको विंटर्स के टाइम पे आपकी कोई भी न्यूट्रिएंट रिच या हैवी जो कैलोरी डेंस फूड होता है वो आपको इजीली डाइजेस्ट होता है। अब जैसे हम बात करते हैं स्प्रिंग वेदर की या फिर बसंत ऋतु की हम बात करते हैं, इस टाइम पे जैसे बाहर फूल खिलते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी का जो गट हेल्थ है वो भी रिकवरिंग मोड पे चल रहा होता है। तो इस टाइम पे हमें ना क्या होना चाहिए, मोस्टली फ्रूट्स खाने चाहिए, डिटॉक्स करना चाहिए, है ना, ग्रीन जूसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हमारी हेल्थ इंप्रूव रह सके आगे वाले वेदर्स के लिए भी। सो आई वुड सजेस्ट कि देखो, मैं 100% एग्री करूंगा कि हर सीजन के हिसाब से अपनी डाइट को एडजस्ट करना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन स्मूथ रहे और आपकी गट हेल्थ 12 महीने स्ट्रांग रहे। मैंने बहुत सुना है लोगों से कि जब सीजन चेंज हो रहा होता है, लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्लोटिंग, एसिडिटी, इंडिजेशन. व्हाई डज दैट हैपन? देखो सिमरन, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी यूजुअल कि अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, एक मौसम से हम दूसरे मौसम में ट्रांजिस्ट करेंगे ही करेंगे, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा डाइजेशन उसकी वजह से अफेक्ट होगा ही होगा। अब इसको आप ऐसे समझो कि अगर कोई प्लेयर है, वो क्रिकेट खेल रहा है और उसको बोला जाए कि भैया आपको कल से फुटबॉल खेलना है, तो क्रिकेट से फुटबॉल में ट्रांजिस्ट होने के लिए उसकी बॉडी को टाइम लगेगा, राइट? तो सेम हमारी बॉडी का भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर मौसम चेंज हो रहा है तो हमारे गट हेल्थ को भी उस मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होने में टाइम लगेगा ही लगेगा। अब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के सडन चेंज से क्या होता है ना, हमारे गट बैक्टीरिया और एंजाइम प्रोडक्शन भी इफेक्ट होते हैं। अब उसकी वजह से ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना या एसिडिटी होना या डायरिया होना बहुत कॉमन हो गया है आजकल। और सीजनल फूड क्या होता है ना, हम सडनली चेंज कर देते हैं कि पहले गर्मी का खाना खा रहे थे, फिर अचानक से हम बारिश वाला खाना खाने लग जाते हैं, तो उस वजह से भी आपका डाइजेशन स्लगिश फील करता है ना। लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे इरेगुलर खाने की टाइमिंग्स हो गई, सोने का टाइमिंग हो गया, या फिर डिहाइड्रेशन हो गया, या स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, उसकी वजह से भी आपकी गट हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि हमें गट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करती रहनी चाहिए, जैसे टाइम से खाना खाना, है ना, खाना खाने से पहले डीप ब्रीदिंग करना फॉर एटलीस्ट 2-3 मिनट्स, है ना, उतना ही खाना जितने हमारी गट की कैपेसिटी हो, जब तक हमें भूख लग रही है तब तक खाना है, अननेसेसरी उसे ओवरफिल नहीं करना है। यही सारी प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जब जब मौसम चेंज होगा हमारे गट बैक्टीरिया भी थोड़े थोड़े खुश रहना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यूजुअली रजत, जब सीजन चेंज हो रहा होता है, उस सीजन के वेजिटेबल्स, उस सीजन का प्रोड्यूस भी चेंज हो रहा होता है, व्हिच मींस हमारा डाइट चेंज हो जाता है. हाउ कैन वन ट्रांजिशन इनटू द नेक्स्ट सीजन्स डाइट स्मूथली?
देखो मौसम के साथ साथ ना आपको अपनी डाइट को शिफ्ट करने के लिए भी ना बॉडी को अडेप्ट होने का टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप इसको ऐसे समझो कि आप मीठा खा रहे हो और अचानक से स्पाइसी तो नहीं खाओगे ना। अगर मीठे से अचानक से स्पाइसी खाओगे तो आपके गट पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। या आपकी लाइफ अगर आप ऐसे चलाना चाहते हो और कल से बोलो कि मैं तो फ्लिप कर दूंगा, तो वो प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसको आपको बिल्कुल ग्रेजुअली फ्लिप करना पड़ेगा। तो सेम आपको अपने गट के लिए एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे सीजनल फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि आपके जो गट बैक्टीरिया है ना वो भी उससे आराम से एडजस्ट हो सके। अब आपने एग्जिस्टिंग डाइट में थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते चलो। जैसे समर में ना आप कूलिंग फूड्स ज़्यादा इंट्रोड्यूस करो, लाइक कोकोनट वाटर, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन। और विंटर में आप ना थोड़े वार्म फूड्स इंक्लूड करो, जैसे घी हो गए, मिलेट्स हो गए। इनको ग्रेजुअली इंक्लूड करना स्टार्ट करो। अब ईटिंग स्केड्यूल जो होना आपका वो भी कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको अपनी गट हेल्थ को बेटर रखना है वेदर के अकॉर्डिंग। यानी बार बार स्किप करोगे ना मील्स को तो भी वो आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। और सेकेंड इज कि जो कुकिंग मेथड्स हैं वो कुकिंग मेथड्स भी सीजन के अकॉर्डिंग अगर आप एडेप्ट करोगे, जैसे मॉनसून में रॉ सैलेड्स अवॉइड करो। सैलेड्स को आप चाहो तो स्टीम करके या हल्का सा सौते करके कंज्यूम करोगे तो वो ज़्यादा बेटर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएंगे। और साथ के साथ गट को ना शॉक देना बंद करो। शॉक देने से मेरा मतलब है कि जितना स्लो चू करके खाओगे, माइंडफुल ईटिंग करोगे, उतना आपके गट के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। Now, Rajat, can you highlight some signs that show one is struggling with seasonal changes? मतलब अगर सीजन शिफ्ट होगा तो आपकी गट पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके जो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पहला सिम्टम है ब्लोटिंग। इंडाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं, एनर्जी डिप भी आप महसूस कर सकते हो, है ना। या फिर आपको ये पता चलेगा कि आपको ब्लोटिंग है, एसिडिटी है या एनर्जी लेवल्स डिप जा रहे हैं, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। ये पहला सिम्टम है कि आपका गट स्ट्रगल कर रहा है जब जब सीजन चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ आपको अनप्रिडिक्टेबल बाउल मूवमेंट्स भी हो सकते हैं। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन फील होगा, कभी आपको लूज मोशंस यानी डायरिया जैसे फीलिंग आएगी। और ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आपका गट इम्बैलेंस हो रहा है। साथ के साथ गट के अलावा आपको फूड इंटॉलरेंस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई भी फूड आपको टॉलरेट नहीं हो रहा है। लेट्स से कि आप पहले तो खा रहे थे गरम खाना और अचानक से आप जब गरम खाना खा रहे हो तो आपके गट को सूट नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम। या फिर स्किन ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं, ये बताते हुए कि आपको कोई गट बैक्टीरिया है जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अगर आपको ज़्यादा फूड क्रेविंग्स हो रही हैं, जैसे स्पेशली कार्ब्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की, या शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की, या फ्रूट जूसेस ज़्यादा कंज्यूम करने की, या फिर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस भी कर रहे हो, पूरा दिन शाम तक आते आते आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन कि आपका गट ढंग से काम नहीं कर रहा है। साथ के साथ ऐसे समय ना आपको एडिक्वेट स्लीप पे ध्यान देना चाहिए, मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम कर सके। सिर्फ डाइट चेंजेस से ही अकेले काम नहीं चलेगा, ओवरऑल फैक्टर्स को आपको देखने पड़ेंगे कि सीजनल चेंज के टाइम आपका गट आपका साथ दे उसके लिए। Now, Rajat, a lot of people who are watching our show today are frequent travelers. Many might be traveling for business or for leisure. And जब हम दो climates के बीच travel कर रहे होते हैं, that also impacts our gut significantly. What can those people do? सिमरन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी हैव आस्क्ड फॉर, कि ट्रैवलिंग पे कैसे मैनेज करें जब वेदर कंडीशन चेंज होती है, तो अपनी गट हेल्थ को कैसे मेंटेन करना चाहिए। देखो, ट्रैवल के दौरान ना गट हेल्थ को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये डाइट के पर्सपेक्टिव से नहीं, आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ध्यान देना पड़ेगा, बल्कि अपने ओवरऑल रूटीन पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अपना एक ईटिंग शेड्यूल आपको फिक्स करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 बजे खाना खा रहे हो, अगर आप 5-6 बजे खाओगे बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, तो भी आपका गट इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। सो एक फ्रेंडली टिप ये है कि अगर आप 2 बजे खाना खा रहे हो तो उस टाइम प्रॉपर लंच करने का अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है तो कोई मिनी स्नैक कंज्यूम करो, ताकि आपका गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब ना हो। वाटर इनटेक जरूर मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रैवल के दौरान क्या होता है, हम मोस्टली पानी पीना भूल जाते हैं। और स्पेशली फीमेल के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम यूज करने की फैसिलिटी उनके पास इतनी अच्छी नहीं है। सो उस वजह से ना उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड, ब्लोटिंग फील होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स उनको स्टार्ट हो जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैवी मील्स के बजाय जब भी हम ट्रैवल करते हैं, वी टेंड टू ईट, ढाबे पे खाना खा रहे हैं या हम रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे हम ध्यान देते ही नहीं है कि हम किस तरीके का खाना कंज्यूम कर रहे हैं, हम या किस तरीके का ऑयल कंटेंट यूज़ किया जा रहा है। तो आई वुड सजेस्ट
उन मील्स को हम छोटा कर सकते हैं. लेट्स से इफ वी हैव द कैपेसिटी ऑफ ईटिंग 3 चपातीस, तो वी कैन मेक इट 2 चपातीस, क्योंकि बिकॉज वी आर ईटिंग आउटसाइड एंड वी हैव नो आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग, जो हमारे गट के लिए सही भी है या नहीं. इनफैक्ट जितना हम ज़्यादा हैवी मील कंज्यूम करेंगे ड्यूरिंग द ट्रैवल पीरियड, तो वो हमारे गट के लिए एक ओवरलोड वाली फीलिंग है. और ट्रैवल के टाइम पर ना, अगर हम बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है. जैसे आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में बैठे हुए हो, तो आपको ब्लोटिंग और एसिडिटी के इश्यूज हो जाते हैं. तो उसको कम करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए. आप छोटे मोटे ना मूवमेंट कर सकते हो. मूवमेंट यानी लाइट स्ट्रेचेस, जैसे आप हल्का सा अपने आपके हैंड्स को स्ट्रेच कर रहे हो, है ना, आप अपने नेक को स्ट्रेच कर रहे हो, और आपको रुकने का मौका मिल रहा है तो उठ के अपन ने 2 मिनट की वॉक कर ली, फिर वापस कार में आके बैठ गए. ये छोटे छोटे चेंजेस जो है ना, ये सीजनल चेंजेस, ये आपकी गट हेल्थ को काफ़ी इंप्रूव करते हुए चलते हैं. इनफैक्ट जो आपकी गट के लिए अनफेमिलियर फूड्स है ना, आप उनको भी अगर अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर है. तो ये तो हुई नॉर्मल जब हम बात करते हैं लोकल ट्रैवल के ऊपर. अब सिमरन, बहुत बार सवाल ये भी होता है, लोग पूछ भी सकते हैं और पूछते भी हमसे कि सर ये तो आप लोकल ट्रैवल की बात करो, बट हमारा ट्रैवल इंटरनेशनल होता है कि आज मैं सुबह कहीं और हूँ और 2 दिन बाद में कहीं और रहूँगा, तो यहाँ कैसे मैनेज करना है. तो देखो, सबसे पहले ना आप एक चीज़ करो कि आप अपने टाइम फ्रेम को मेंटेन करते हुए चलो. टाइम फ्रेम को मतलब कि अगर आप, अगेन जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आप 2 बजे खाना खा रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप उस कंट्री में जा रहे हो, तो वहाँ 24 आवर्स बाद जब आप खाओगे, तो 2 बजे से 2 बजे के बीच में कितना टाइम गैप है, दैट ऑल्सो यू नीड टू सी. तब जाके आपका गट हेल्थ इंप्रूव रहेगा. क्योंकि अगर आप 2 बजे यहाँ खा रहे हो और वहाँ पहुँच के आप लंच कर रहे हो वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग 11 बजे, और आपको सिर्फ 24 आवर्स की जगह 15 घंटे हुए लंच दोबारा करने में, तो दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर गट हेल्थ. सो माई प्रैक्टिकल एडवाइस वुड बी कि इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड और ट्रैवलिंग इंटरनेशनल, तो ऑलवेज चेक योर टाइमिंग्स. Now, Rajat, I think I speak for most of our viewers. Whenever season changes, usually viral infections or flu हो जाता है, right? Does that also have to do something with our gut health? देखो, जब भी हमें ना सीजनल फ्लू होता है, वायरल होता है, फीवर होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोल्ड एंड कफ होता है, तो उसका सबसे पहला जो मेजर इम्पैक्ट आता है ना, वो हमारी गट हेल्थ पे आता है. क्योंकि हमारा गट और इम्यूनिटी है ना बहुत क्लोजली लिंक्ड है, जैसे जय और वीरू है. क्योंकि आप ये समझो कि हमारी बॉडी में जो 70% इम्यून सेल्स है ना, वो मोस्टली गट में ही होते हैं. और एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम जो होता है, वो हार्मफुल पैथोजेंस को फाइट करने में हमारी हेल्प करता है. जबकि अगर उसका इम्बैलेंस हुआ ना थोड़ा सा भी, तो वो हमारी इम्यूनिटी को बहुत हद तक वीक कर सकता है. और जो सीजनल फ्लूज होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, या आउटसाइड बैक्टीरियाज होते हैं, या टॉक्सिन्स जो होते हैं, वो उनको भी और बढ़ा देता है. अब जब हमारा गट बैक्टीरिया अच्छी कंडीशनिंग में रहेगा, तो वो जो गट की लाइनिंग है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हेल्प करता है, ताकि जो मैंने बोला कि बाहर से जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं उनको वो रोकता है. इनफैक्ट प्रोबायोटिक रिच फूड जैसे कर्ड, फर्मेंटेड फूड्स और फाइबर रिच डाइट अगर हम लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हमारे ये गुड बैक्टीरिया को गट के अंदर इम्प्रूव करते हैं और गट के पीएच को भी बैलेंस करने में मदद करते हैं. और अगर गट जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए ना, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिन बिल्डअप होने लगता है, और इसकी वजह से ओवरऑल इम्यूनिटी जो बॉडी की है वो काफ़ी वीक होने लगती है. इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोबायोटिक रिच डाइट लें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, बैलेंस डाइट रखें, अपनी डाइट में फाइबर अच्छा रखें, और ये आपकी गट के साथ साथ आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं. Now, Rajat, अभी हम विंटर से स्प्रिंग में मूव कर रहे हैं, देन समर्स में मूव करेंगे. What are some gut friendly foods that you would recommend to boost one's immunity? यार, अभी हम जिस सीजन में है ना, अभी हम विंटर से थोड़ा समर की तरफ ट्रांजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम ठंड थी और अब धीरे धीरे गर्मी लगने लगी है. तो इस सीजन में ना हमें अपनी डाइट को काफ़ी वैरायटी देना ज़रूरी है. यानी मेरा मतलब है कि सिर्फ प्रोबायोटिक और फाइबर रिच फूड से काम नहीं चलेगा, जैसे अभी मैंने लास्ट में आपको बताया था. उसके साथ साथ हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम फर्मेंटेड फूड्स भी लें, है ना. हम थोड़े थोड़े स्पाइसेस भी इंक्लूड करना स्टार्ट करें हमारी डाइट में, जैसे सिनेमन हो गया, जिंजर हो गया, क्लव भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हमारी गट हेल्थ और इम्यूनिटी को ये चीज़ें सपोर्ट करती रहे. क्या होता है, जब हम ट्रांजिशन फेज में होते हैं विंटर से और समर वाले फेज में, तो इस टाइम पे हमें फ्लू होने के चांसेस, वायरल होने के चांसेस, कोल्ड एंड कफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और सिनेमन, जिंजर और ये क्लव ना, ये इंक्लूड करने से काफ़ी चांसेस उसके कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी गट हेल्थ और हमारी इम्यूनिटी थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग होने लगती है. इसके साथ साथ हम देसी घी
होममेड मक्खन, है ना, सीजनल हर्ब्स जैसे तुलसी, मुलेठी, अश्वगंधा, ये भी अपनी डाइट में अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारी गट लाइनिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होना स्टार्ट होगी। साथ के साथ आई वुड सजेस्ट कि जितना हम लोकल खाएंगे, वो एक कहते हैं ना कि ईट ग्लोबल एंड थिंक ग्लोबल वाली जो बात है, दैट इज ट्रू। आपके गट हेल्थ के लिए तो इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। सो जितना लोकल कंज्यूम करेंगे, जितना हम फ्रेश कंज्यूम करेंगे, उतना हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। अगर हम बहुत ज़्यादा अनसीजनल चीज़ें खा रहे हैं या इम्पोर्टेड चीज़ें खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो वो हमारे गट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल नहीं है। वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे गट हेल्थ के लिए या फिर हमारे डाइजेशन के लिए आई वुड से काफ़ी हैवी हो सकती है। Now, Rajat, if somebody is experiencing discomfort, like bloating, indigestion, acidity, gas, कोई home remedies हैं that one can make use of? हम ना यार इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में हर एक चीज़ के लिए ना आपको क्विक फिक्सेस मिल ही जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए भी क्विक फिक्सेस मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर सीजनल चेंज की वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है या नोज़िया जैसी कंडीशन हो रही है ना, तो कुछ सिंपल रेमेडीज़ आपको हेल्प कर सकती है। उनमें से है एक ये वाली रेमेडी, ध्यान से सुनना, एसिडिटी के लिए, कि अगर आप 1 ग्लास जीरा वाटर या सॉफ्ट वाटर लोगे तो आपकी एसिडिटी और हार्ट बर्न के प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अगर आपको ब्लोटिंग है तो उसके लिए जिंजर और अजवाइन काढ़ा जो उसका बनेगा, जिंजर और अजवाइन का, वो आपको डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करेगा और आपकी गैस्ट्रिक ट्रबल को भी कम करेगा। अगर आपको नोज़िया जैसी फीलिंग आ रही है तो उसके लिए आप लेमन वाटर विद उसके अंदर रॉक सॉल्ट डाल के यूज़ करोगे तो आपके स्टमक को सेटल करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आप बटर मिल्क के अंदर ब्लैक सॉल्ट और हींग डाल के यूज़ करोगे तो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा अगर आप हर्बल टी जैसे पेपरमिंट टी, तुलसी टी या कैमोमाइल टी अगर आप एड ऑन करते हो अपनी डाइट में, तो आपके गट को काम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आप कोकोनट वाटर ऐड करो, सोक्ड रेजन्स ऐड ऑन करो, ये आपकी जो गट लाइनिंग है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। और अगर ये सब चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आ रही है तो एक सिंपल सी टिप और देके जाता हूँ आपको। आप खाना खाने के बाद अगर आप 1 टीस्पून सौंफ या फेनल सीड ऐड करेंगे ना, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपके खाने को या आपके फूड को डाइजेस्ट करने में, और आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग से भी बचाएगी। बट दीज आर दी क्विक फिक्सेस जो मैंने बात करी। बट अगर आपको लंबे समय तक एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि प्लीज कंसल्ट अ गुड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट टू फाइंड द रूट कॉज कि आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग क्यों हो रही है। Now, Rajat, I've heard a lot of complaints that people experience food sensitivities during seasonal changes. How can one manage that? देखो, किसी किसी का ना गट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है सिमरन, कि उनको जब जब वेदर चेंज होता है तो किसी न किसी फूड आइटम से उनको सेंसिटिविटी फील होती है, कि उनको लगता है कि यार ये फूड मुझे सूट नहीं हो रहा। अब इसका सिंपल टेक्निक जो हम यूजुअली बताते हैं हम हर पेशेंट को या हमारे क्लाइंट्स को, कि वो है कि फूड जर्नल बनाना। आपको लिखना पड़ेगा कि आपको क्या आइटम सूट नहीं हुआ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपने पानी पता से कंज्यूम करे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस थे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे पर्टिकुलर कौन सा स्पाइस सूट नहीं हुआ, एंड आपको 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा आपके ऊपर कि मुझे हल्दी सूट नहीं हो रही है, या मुझे लाल मिर्च सूट नहीं हो रही है, या मुझे समोसा सूट नहीं हो रहा है, या मुझे डीप फ्राइड आइटम सूट नहीं हो रहा है, या मुझे रोटी ही सूट नहीं हो रही है, या मुझे दूध सूट नहीं हो रहा है, या फिर मुझे रॉ सैलेड सूट नहीं हो रहा। तो जब तक आप फूड जर्नल नहीं बनाएंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा आइटम सूट हो रहा है और कौन सा आइटम सूट नहीं हो रहा है। एंड फॉर दैट रीजन यू नीड टू एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ। इससे सिंपल आइडिया कुछ भी नहीं है आपको पता करने के लिए कि आपको कौन सा आइटम किस सीजन में सूट होता है या नहीं होता है। Rajat, that was quite insightful. And, before we end the show, I have a couple of questions from our viewers that they've sent across. So we'll quickly look at them. So, Rajat, the first question is, I crave sugar and processed foods a lot. Does this mean my gut bacteria are imbalanced? Wow, that's an interesting one. देखो यार, अगर आपको ना बार बार शुगर या जंक फूड की क्रेविंग हो रही है ना, तो शायद नहीं 100% आपका गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस है या डिस्टर्ब्ड है। अब हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कैंडिडा शुगर पे ही फीड करता है आपकी बॉडी के अंदर, और जितना आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करोगे ना उतना ही उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, और ये क्रेविंग के साथ साथ आपको ब्लोटिंग देगा, इंडाइजेशन इश्यूज देगा, आपका डाइजेशन को स्लगिश बना देगा, और लो एनर्जी आपको फील रहेगी पूरे दिन भर। अब गट को अगर रीसेट करना है ना आपको, तो आपको मैं हमेशा एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कर्ड, बटर मिल्क, फर्मेंटेड फूड आइटम्स, बनाना, गार्लिक,
कांजी, ओट्स, ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही पड़ेगा और इसके अलावा आपको फाइबर रिच चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे आपको ना प्रोसेस आइटम्स जैसे शुगर है ना, या फिर आपको जंक आइटम या रिफाइंड फ्लावर्स या आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करोगे तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। साथ के साथ आपको हाइड्रेशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके ही आपकी शुगर और प्रोसेस आइटम्स की क्रेविंग्स कम होगी। अब ये तो बात हुई कि आपको कैसे चीज़ों को क्रेविंग्स या शुगर पे फीड होती है नहीं होती सिमरन, बट आई वुड से कि अगर किसी आदमी को प्रॉपर एक्चुअल में अपनी ना शुगर क्रेविंग्स को कम करना है तो उसे दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ उसे ये देखना है कि उसकी जो पूरे दिन भर की डाइट है उसमें एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कितना ज़्यादा जा रहा है और शुगर का इंटेक कितना ज़्यादा जा रहा है। सेकंड चीज़ उसे ये देखनी है कि क्या उसकी डाइट में प्रोटीन है या नहीं। अगर उसकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और वो ओवर डिपेंड कर रहा है कार्बोहाइड्रेट पे, तो जितनी बार उसकी बॉडी में कार्ब्स एक्स्ट्रा जाएंगे उतनी बार उसकी बॉडी एक्सेस में ग्लूकोज बनाएगी, और जितनी बार एक्सेस में ग्लूकोज बनाएगी उसको शुगर क्रेविंग होने के चांसेस उतने हाई हैं। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स के साथ साथ ना हम लोगों को अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक भी ऐड करना पड़ेगा ताकि शुगर क्रेविंग्स मिनिमल हो सके। Now, Rajat, the next question is, I want to improve my digestion, but don't know where to start. What's the first small step I should take? बहुत सिंपल सा आंसर यार इसका, देखो कि ना बेटर डाइजेशन की जो शुरुआत होती है ना वो बहुत छोटी छोटी आदतों से होती है। कि आप सबसे पहले सुबह उठते ना एक गिलास गुनगुना पानी लो या जीरा वाटर लो या लेमन वाटर लो, है ना। ये गट को क्या करेगा, आपके डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा या आपके गट को सूद करने में या ठंडा करने में हेल्प करता है। क्योंकि जब भी हम सुबह उठते हैं ना आफ्टर ऑलमोस्ट अ ब्रेक ऑफ 7 to 8 आवर्स, तो हमारा गट काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चीज़ें लेना ज़रूरी है। आई पर्सनली रिकमेंड प्लेन सिंपल गुनगुना पानी, बट अगर आपको थोड़ा बहुत टेस्ट चाहिए तो यू कैन हैव लेमन वाटर और यू कैन हैव जीरा वाटर एज वेल एज आई मेंशन। साथ के साथ प्रोबायोटिक्स जैसे कर्ड, बटर मिल्क, मैं बार बार ये चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, कांजी अपनी डाइट में आप ऐड ऑन करो ताकि आपके गट का ना फ्लोरा और जो गुड बैक्टीरिया है उसका बैलेंस बना हुआ रहे। खाने के अलावा इसके अलावा आपको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप खाना खाने बैठ रहे हो या कोई भी फूड आप च्यू कर रहे हो, वो जितना स्लो च्यू करोगे उतना ज़्यादा आपका सलाइवा फॉर्मेशन होगा। यानी आप जितना मेस्टिकेट करेंगे खाने को, जितना ज़्यादा च्यू करेंगे, उतना उसका 50% डाइजेशन आपके मुंह में ही हो जाएगा। तो वो आपके गट के लिए काफ़ी सूथनिंग रहेगा। दूसरा, रोजाना आप कम से कम 10 से 15 मिनट की लाइट वॉक करना स्टार्ट करो, स्पेशली आफ्टर योर लंच, आफ्टर योर ब्रेकफास्ट और आफ्टर योर डिनर, जब भी आपको टाइम मिले। ये भी आपके गट हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही सब छोटी छोटी चीज़ें से ना आपके गट की हेल्थ इंप्रूव होती है। अगला सवाल है, I experience bloating, cravings or sluggish digestion sometimes. What could be causing it? देखो आजकल ना ब्लोटिंग होना या क्रेविंग होना या स्लगिश फील करना या इनडाइजेशन फील होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं ना, इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन सी बात हो गई कि यार मुझे कॉन्स्टिपेशन है या मुझे डायरिया जैसी फीलिंग आ रही है या मैं वॉशरूम में 30-40 मिनट लगा रहा हूँ आजकल, या फिर ब्लोटिंग होने वाली जो बात होती है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपका जो गट बैक्टीरिया है ना वो इम्बैलेंस्ड है। और भी ये रीज़न हो सकता है कि या तो आप डिहाइड्रेटेड हो बहुत ज़्यादा, या आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, या आप पूरे दिन भर की अपनी डाइट देखो कि कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑयली या फ्राइड फूड का आइटम का कंजप्शन तो नहीं कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा आप जंक या प्रोसेस फूड का कंजप्शन तो नहीं कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा शुगर तो कंज्यूम नहीं कर रहे हो। ये देखो कि आपकी डाइट में कहीं फाइबर की कमी तो नहीं है, या आपकी डाइट में कर्ड, बटर मिल्क या जिसकी हम बात कर रहे थे प्रोबायोटिक्स की, उनकी कमी तो नहीं है। और साथ के साथ ये भी देखो कि आपकी डाइट में प्रोटीन आइटम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक बार आप ये सब चीज़ें चेक करो ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके इंडाइजेशन का और कॉन्स्टिपेशन का या स्लगिश फील करने का क्या रीज़न है। The last viewer question that we'll take for the day. I sometimes feel anxious or low without any clear reason. I think a lot of our viewers would be able to relate to that. Could my gut health be playing a role here? Yes, of course. गट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको आप ऐसे समझो कि जो हमारा गट है ना, इसको सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे मूड बूस्टिंग केमिकल्स बनते हैं। अगर गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाए ना तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस, एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स होने लगते हैं। और साथ के साथ अगर पुअर डाइजेशन, ब्लोटिंग और इन्फ्लेमेशन भी ब्रेन फॉग और लो एनर्जी आपको हमेशा फील करा सकती है, या इट कैन बी वन ऑफ द
कोर रीजन फॉर इट। अब इसके लिए है ना आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक रिच आइटम्स जैसे फाइबर रिच आइटम, जैसे हाइड्रेशन वाली चीज़ें और माइंडफुल ईटिंग अगर आप करोगे, जो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको पूरा वीडियो में बताई है, वो सब चीज़ें अगर आपने इंक्लूड करी ना, तो ये जो आप एंशियस फील करते हो या लो ऑन एनर्जी फील करते हो, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपकी कम हो जाएंगी और साथ के साथ ये आपके मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक हेल्दी गट का मतलब होता है एक हैप्पी माइंड। Wow, Rajat, the answers were quite insightful. I surely learned a lot. Now, before we wrap up the show, what would be your top 3 takeaways or top 3 tips for our viewers to maintain their gut health? Yes, of course. 3 things which you need to learn from this entire video is, first is hydration. अपने दिन की शुरुआत पानी से करो और जितना दिन भर आप पानी पीते रहेंगे ना, उतना वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ मिनिमम 2.5 से 3 लीटर्स। सेकेंड इज इंक्लूड गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट, जैसे हमने बताया कर्ड, बटर मिल्क, फर्मेंटेड आइटम, इडली, कांजी, ये चीज़ें आप अपनी डाइट में एड ऑन कीजिए। थर्ड इज द सीजनल फूड, जैसा सीजन है ना वैसा अगर अपना फूड को आप एंजॉय करेंगे, लोकली फूड एंजॉय करेंगे यानी लोकल फूड, तो वो आपके लिए, आपके गट हेल्थ के लिए ओवरऑल और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। Rajat, thank you so much for your insights and for your time on a Sunday. We are grateful to you for your expertise. Thank you, Simran, for inviting, and thank you all for turning into this Sunday Wellness by Policy Bazaar. And to our viewers, thank you so much for tuning in. I hope you found our session useful. अगर आप लोगों के कोई और सवाल हैं गट हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, फिटनेस, एनीथिंग, प्लीज अपने सवाल कमेंट्स में छोड़ दीजिए and we'll take them up. And if you have any special requests for future sessions, please let us know. Thank you.